नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज गुड गवर्नेंस डे है, यानी राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 4 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है और ये उनको सम्मानित करने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे लोगों को अपने काम के प्रति जागरूक करना भी था। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाना, उनके उत्तरदायित्व तय करना, देश के लिए प्रभावी नियम लाना और प्रशासन को लोगों के करीब ले जाना, ये कुछ मानक देश हित में तय किए गए। आज 4 साल बाद हमने इनमें से कितने उद्देश्य पूरे कर लिए हैं और सुशासन की ओर और कितने कदम उठाने अभी बाकी हैं, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री के.जी. सुरेश, डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। इनके अलावा हमारे साथ हैं शक्ति सिन्हा, डायरेक्टर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। सर, आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी जुड़ रहे हैं। शक्ति सिन्हा जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि आप अटल जी के साथ इतने सालों तक जुड़े रहे। सुशासन, एक उत्तरदायी प्रशासन और खासकर दुर्बल वर्गों के लिए एक सुगम प्रशासन, ये अटल जी का एक प्राथमिकता का क्षेत्र था। उनके सपने को साकार करने में, उनका जो विजन ऑफ गुड गवर्नेंस था, तो इस सपने को साकार करने की ओर हमने कितने कदम अभी बढ़ा लिए हैं? नहीं, अब देखेंगे, निरंतर प्रयत्न है कि सुशासन की ओर हम बढ़ते रहें। आप अगर देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान में अगर देखेंगे, या आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जी, या उज्ज्वला में, जहां लोगों के घर में अब गैस सिलेंडर लग पा रहा है और जो सब्सिडी था एलिमेंट वो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये सब कदम है कि सरकारी प्रणाली को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे अकाउंटेबल किया जाए, लोग कैसे जानेंगे उनका अधिकार क्या है जी, क्या पैसा उनके लिए आ रहा है, उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और साथ साथ सरकार ने ये भी किया है लोगों को प्रेरित करने के लिए, जो सिस्टम में हम लोग काम करते हैं उनको प्रेरित करने के लिए अवार्ड देते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रधानमंत्री सिविल सर्विस डे में अवार्ड देते हैं। सब लोग को बुलाया जाता है, उनका केस स्टडीज बना के सब जगह भेजा जाता है कि लोग समझें। आप प्रगति देखिए, जो प्रधानमंत्री महीने में एक बार इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स का रिव्यू करते हैं, प्रोजेक्ट्स का। बोंगीबिल ब्रिज अभी आज गुवाहाटी के पास खोला गया है, उसका उद्घाटन हुआ है। इसका नींव रखा गया था 20-22 साल पहले जी। काम पिकअप हुआ पिछले 4-5 साल में केवल। तो जब तक ऐसा नियंत्रण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, दोनों साथ चाहिए। दिशा, अगर दिशा नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ साथ उन्हें जो संसाधनों की आवश्यकता है वो देने की जरूरत है आपको, और उन पर साथ साथ नियंत्रण रखने की जरूरत। ये 3-4 जो कदम है, ये एक बार भी नहीं हो सकता है, इसको निरंतर बार बार करना पड़ता है। तो अगर उस तरीके से देखेंगे हम लोग कितने अचीवमेंट्स किए पिछले 2-3 साल में, ये अगर नहीं होता, अगर वही गवर्नमेंट सिस्टम में वही अधिकारी, वही फाइल, वही प्रणाली के बावजूद अच्छा काम भी हो सकता है। बिल्कुल। अशोक टंडन जी, आपके पास आते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, ये भी अटल जी की एक परिकल्पना थी। बल्कि मोदी सरकार का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, इसके ये जो क्लैरियन कॉल मोदी सरकार ने दिया, इसकी तरफ हम कितना आगे बढ़े हैं? सबको साथ लेकर विकास के साथ साथ रिफॉर्म्स के साथ साथ डेवलपमेंट को आगे ले जाना, ये सरकार की उपलब्धि को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 में और अटल जी का जन्मदिन आ रहा था 25 दिसंबर को, तो ये प्रश्न था कि अटल जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाए जी। तो उस समय जो चर्चा हुई उसमें ये था कि अटल जी का जो व्यक्तित्व है उसको देश पूरा एक प्रभावी वक्ता, एक कवि हृदय और एक बहुत ही अच्छे प्रभावी सांसद के रूप में जानता है। और यही कारण रहा कि अटल जी को जो देश भर से प्यार मिला। लेकिन उनके जो 6 साल का प्रधानमंत्री काल है, उसके बारे में अगर देश को जागरूकता दी जाए, जो जानकारी दी जाए, तो अटल जी को एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी देश याद करे।
इसलिए उसको उस दिवस को सुशासन दिवस रखा गया। और उसमें विशेष तौर से जैसा शक्ति सिन्हा भी कह रहे थे कि अटल जी के शासनकाल में जो परियोजनाएं चलाई गई या आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार से भी कार्यक्रम लिए गए, उन कार्यक्रमों को एक आदर्श के तौर पर रखकर और मोदी सरकार ने अपने कार्यक्रम तय किए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये दो ऐसे फ्लैगशिप कार्यक्रम थे अटल जी, जिसके कारण उनके सरकार जाने के बाद भी लोग उनको याद करते रहे। और उसी कड़ी में अब भी उसी प्रकार के कार्यक्रम लिए गए। अंतर केवल ये हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें जनता की भागीदारी को जोड़ा। और जैसा कि हम गुड गवर्नेंस को, अगर आपने भी अभी शुरू में कहा कि उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही, ये उसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक चीज़ जो जोड़ी वो थी जनता की भागीदारी। जब तक जनता को, लोगों को, नागरिकों को प्रशासन तंत्र के साथ मिलाकर जोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। और इस संदर्भ में जैसे अभी शक्ति सिन्हा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, हालांकि स्वच्छ भारत का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने फिर से प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें इस बात पर जोर दिया कि इसमें केवल और केवल शासन तंत्र अकेले कर नहीं सकता, जनता की भागीदारी चाहिए और इसको जन आंदोलन बनाना होगा। और जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तो हमारे शासन तंत्र में बैठे लोग भी काम नहीं करेंगे, जो अनुभव हमें पिछले 4-5 दशकों में आया। तो जनता को, नागरिकों को भी प्रशासन के नज़दीक लाना, उनको उसमें भागीदारी बनाना, ये इस खास तौर से जो महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम था स्वच्छ भारत। हम भूल गए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आते ही जो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने की बात थी, वो कहा कि लोग सेल्फ अटेस्टेशन भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस का ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण था। वो लोकतंत्र में एक विश्वास, लोगों का विश्वास लोकतंत्र में ही नहीं, हमारे शासन तंत्र में भी उठना शुरू हो गया था। क्योंकि अगर मैं अपने कागज़ प्रस्तुत करने के लिए मुझे गज़टेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, तो जब उसको तोड़ा गया और कितने ही अंग्रेज़ों के समय के जो नियम थे, कानून थे, उनको बदला गया, ये भी एक सुशासन की ओर कदम सरकार ने उठाए और उसमें जनता का विश्वास हमारे शासन तंत्र में बढ़े, इसके प्रयास किए गए। और इसी कड़ी में जब सरकार ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप, ये सब कार्यक्रम इस प्रकार से किए कि लोगों का विश्वास अगर हमारे शासन तंत्र में नहीं है तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर सुशासन दिवस का अर्थ ये है कि शासन करने वालों की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और जवाबदेही और पारदर्शिता, इसका उदाहरण मोदी जी ने ये भी कहा कि ये हम ऊपर से शुरू करेंगे। ये नहीं है कि हम अपने जो शासन तंत्र में लोग बैठे हुए हैं उनसे उम्मीद करें और खुद नहीं एग्जाम्पल करें। तो उन्होंने स्वयं, जैसा अभी कहा कि हर सप्ताह प्रधानमंत्री हर परियोजना के बारे में एक रिव्यू लेते हैं, तो उन्होंने भी पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने से शुरू करते हुए अपने मंत्रियों से भी यही उम्मीद की। और इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री सजग हैं, उनके मंत्री मुस्तैद हैं, तो नीचे की मशीनरी भी जो है ऑटोमेटिकली उनको जवाबदेही होती है। तो आज हम देखते हैं कि पूरा तंत्र जो है वो इस बात के प्रति सजग है कि हम पर कोई ना कोई नज़र रखे हुए है। हमारी प्रतिबद्धता, हमारी जो पारदर्शिता और हमारी जवाबदेही, इसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। और इसी क्रम में इसके चलते नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार पर भी एक रोक लगाने का ये एक प्रयास है। तो सुशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही, ये 3 इसके मुख्य अंग हैं। और चौथा है जनता की भागीदारी। ये सब चीज़ों को लेकर जो कार्यक्रम चला है, और ये इसीलिए कि अटल जी को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम उनको कवि और वक्ता और सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक के तौर पर सामने रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी वो प्रेरणा लेकर और हम सुशासन की ओर से देश को आगे ले जा सकें। बिल्कुल, आपने 3 मुद्दे, अहम मुद्दे हमारे सामने रखे। एक और अहम मुद्दा ये है जनता की अपेक्षा। लोग ये चाहते हैं कि जो प्रशासनिक योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे। तो
इस मामले में भी हमने देखा है कि पिछले 4 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है, चाहे आधार की बात करें, डिजिटली लोगों को जिस तरह से कनेक्ट किया है, रूरल अर्बन डिवाइड जिस तरह से कम हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि जेंडर डिवाइड है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है माइनॉरिटीज़ के प्रति या फिर SC/ST कम्युनिटी के प्रति। तो इस क्षेत्र में हमें और कितने काम करने की ज़रूरत है? एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जो आपने कही कि जनता की अपेक्षा की बात जहाँ आती है, सचमुच में जनता की अपेक्षाओं के मामले में जनता निराश रही है। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये इंटरनेट को और सोशल मीडिया को लेकर प्रधानमंत्री ने कितने ही ऐप्स चलाए हैं और उन ऐप्स के ज़रिए लोग अपनी सीधी शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत पर सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, इससे भी जनता का विश्वास हमारे शासन तंत्र में बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो जवाबदेही है उसको प्राथमिकता दी गई है। केजी सुरेश जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, जहां तक जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सवाल है, उस सिलसिले में सरकार कितना काम कर पाई है? देखिए, मैं अभी एक टेलीविज़न बाइट देख रहा था जिसमें एक नौजवान जो इंजीनियरिंग कर चुका है, अच्छा जॉब कर रहा है, वो ब्रह्मपुत्र में उस पुल के नीचे खड़ा होकर बाइट दे रहा था। उसने कहा कि जब मैं बचपन में नाव में इधर से जाता था तब ये इसका काम शुरू हो गया था, लेकिन आज मैं इंजीनियर बन गया हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये वाकई ये पुल बन गया है। मैं समझता हूँ कि सुशासन वो है जब सपनों को साकार किया जाता है। आम आदमी के सपनों को आप क्या साकार कर रहे हैं, उसका जो रिश्ता जुड़ता है सरकार के साथ, उसमें हम कितना सफल होते हैं, उसके आकांक्षाओं पर हम कितना खरा उतरते हैं। देखिए, स्वराज्य तो हमें मिल गया था 1947 में, तो स्वराज से सुशासन तक जो एक लंबी यात्रा रही, उसका मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो अटल जी के जो जब ये प्रधानमंत्री कार्यकाल था वो रहा, जहां उन चीजों पर, बुनियादी चीजों पर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका अभी अशोक टंडन जी ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ये बुनियादी, एक देश आजाद होकर 70 साल हो गए लेकिन सबसे जिसको कहते हैं फंडामेंटल इश्यूज पर हमने कभी जोर नहीं दिया। और आज वही चीज का हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो उन बातों पर, क्या इस देश के आम नागरिक को क्या बैंक में खाता नहीं खुलना चाहिए क्या, मतलब बहुत मूलभूत, मतलब आज के युग में हम 21वीं शताब्दी में क्या टॉयलेट नहीं होना चाहिए हर घर? बिल्कुल। ये इस तरह के जो मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर कभी सोचा नहीं गया, विचारा नहीं गया कि ये भी जरूरी चीजें हैं। विकास मतलब सिर्फ रॉकेट जो है इसरो ने ऊपर भेज दिया या हमने पनडुब्बी बना दी, ये वहां तक सीमित नहीं है, वो भी जरूरी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए कि एक राज्य में, सिक्किम में पहली बार एक एयरपोर्ट खुला। आप कभी सोच सकते थे कि कोई ऐसा भी राज्य हो सकता है जहां एयरपोर्ट नहीं है? अरुणाचल में और बारामुल्ला तक कश्मीर में आपके रेलवे पहुंचती है, कभी हम सोच सकते थे? लेकिन क्या 70 साल में ये क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है कि सुशासन का व्यक्ति जो, ये इसका पूरा प्रेरणा स्रोत कहां है, चाहे वो अटल जी हो या मोदी जी हो, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जहां जब उन्होंने अंत्योदय की बात कही, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं उस तक, तब तक विकास का कोई अर्थहीन है विकास, जब तक उस अंतिम पड़ाव में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक वो विकास ना पहुंचे। इसलिए अटल जी को हम विकास पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास का जो है सिर्फ शहरों तक सीमित ना कर कर गांव तक पहुंचाया, कस्बे कस्बे तक पहुंचाए कि अंतिम व्यक्ति भी जो खड़ा हुआ है उसको भी लगने लगा हाँ ये मेरा देश है, ये देश मेरे बारे में चिंता करती है। तो वही चीज़ आप जनधन योजना में देखते हैं, वही चीज़ आप उज्ज्वला में देखते हैं। आज बिजली गांव-गांव में जो पहुंच रही है वो उसी कल्पना की, उसी सोच के तहत है जिसका आधारशिला अटल जी ने डाली थी। तो सुशासन का वो मतलब है कि जो आम जनसाधारण जिसकी कहीं पहुंच नहीं, आज देखिए ना जो अशोक जी ने जो बात कही कि जो इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस, आज ई मंडी यानी कि बीच के दलाली को हटाकर सीधा सीधा किसान अपना जो उसकी जो प्रोड्यूस है उसको वो बेच सकते हैं। आज आप जो है, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, एक महिला, उसके बच्चे को ट्रेन में रेल में दूध नहीं मिला, उन्होंने सीधा ट्वीट किया रेल मंत्री को
अगले रेलवे स्टेशन में अधिकारी खड़े हुए हैं दूध लेकर। बिल्कुल, इतने किसी सालों को में पासपोर्ट मिलने के लिए आप लोग मारा मारी। मुझे वो दिन याद है जब एक टेलीफोन लाइन के लिए, गैस कनेक्शन के लिए, और लेकिन आज आप जो है पासपोर्ट आपको इतने दिन के अंदर नहीं मिला तो आप शिकायत कर दीजिए, अगले की नौकरी चली जाएगी। आज आप सीधे सीधे मंत्री से संवाद कर सकते हैं, जो एक जनसाधारण, एक आदमी कभी सोच नहीं सकता था। आज हम उस युग में पहुंच गए हैं जहां प्रधानमंत्री सीधे अपने मन के बात द्वारा उन मुद्दों पर जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि एक प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, कि बच्चों को एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होना है उसको कैसे डील करें, ये कभी सोचा नहीं गया था कि यह प्रधानमंत्री का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि वो उस जनता से, उस आम परिवार के जनता से, क्योंकि वो वहां से निकल के आए हैं, उससे उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। मुझे लगता है कि यही है सुशासन, जहां घर घर में जो हमारे जो सामाजिक पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसको लेकर एक परिवार के भावना से हम जो हैं उसका क्या समाधान कर सकते हैं, इस ओर बढ़े। यही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी योजनाओं का न सिर्फ अनाउंसमेंट किया बल्कि ये इंश्योर किया कि टाइमली डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर किसी के लिए स्कीम आपने अनाउंस कर दिया, लोग इंतज़ार में हैं कि ये पुल बनेगा, लेकिन आपने अगर ये वादा किया है लोगों से कि इतने टाइम में आपको ये मिल जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें हम, तो शक्ति सिन्हा जी ये कहीं ना कहीं एक टाइमली डिलीवरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अकाउंटेबिलिटी एक है जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर है कि ये हमें ये पूरा करके देना है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है जो हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए है। अभी हमने देखा 2018 में भारत पहली बार टॉप 100 में जगह बना पाया अपनी 193 कंट्रीज में, जो यूएन की रैंकिंग है ई गवर्नेंस सर्वे में। ये पहली बार हुआ इतने सालों में। 2010 में हम करीब 117वें पोजीशन पर थे, अब हम 96 पर आ गए। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया की इस ग्रोथ को प्रोपेल कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर जैसे सबने कहा है, सरकार जब लोगों में जुड़ती है, लोगों के बाहर नहीं रहती है। समाज है, समाज के अंदर सरकार है। अगर सरकार अपने आप को समाज से ऊपर समझे, समाज का रिश्ता ना रखे या देखें कि वो, तो काम नहीं बनता है। अब जब हम समाज को, सरकार को समाज के बीच में ला रहे हैं, अब ये सब बात की, अब जैसे ब्रह्मपुत्रा में पिछले कुछ वर्षों में ये 5वां पुल बना है, जो कि पिछले 50 साल में एक पुल था सराय घाट वाला, अब 5 पुल बन चुका है ब्रह्मपुत्रा पर। बन रहे थे पहले से, ऐसा नहीं कि 4 साल पहले शुरू हुआ है, बट बन रहे थे। जैसे अभी बताया सुरेश जी ने कि बच्चा था, देख रहा था पुल बनना शुरू, इंजीनियर बन गया, पुल बन ही रहा है अभी जी। तो सरकार को समझ के चलना लोगों में क्या चाहिए। अब हर गांव में बिजली है, अगले साल तक मेरे ख्याल से हर घर में बिजली रहेगी, हर घर में। ये सब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सब आ रहा है, जैसे मैंने कहा, बड़ा क्लियर विजन। आप सरकारी प्रणाली को दिशा ठीक देंगे, काम करेगा। आपको बताते हैं एक छोटा सा स्टोरी। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी दिल्ली में, भारत में। तो एक मीटिंग हुई सीनियर ऑफिसर्स की, तो होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे वहाँ। तो किसी अफसर ने शायद उनको खुश करने के लिए बोला कि देखिए 30 साल से कांग्रेस का राज रहा है, अब गैर कांग्रेस सरकार आई है, मगर हम सब तो कांग्रेस के माइंडसेट में हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि आपकी सरकार का एजेंडा ठीक चल पाएगा? चौधरी साहब ने कहा कि देखो, घोड़ा पर जो आदमी बैठता है ना, अगर उसको पता है कहाँ जाना और घोड़ा को कैसे नियंत्रण में रखते हैं, तो घोड़ा आपको वहीं ले जाएगा जहाँ आप चाहते हैं जाना। अगर आपको नहीं चलाना आता घोड़ा, तो घोड़ा आपको पटक के गिरा देगा। यानी कि वही सिस्टम को लेके एक बार क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है लोगों को। और सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स में, आज अखबार में मैंने लिखा है, गवर्नमेंट सर्वेंट सरकार के होते हैं, जो भी सरकार रहता है। पर्सनल फीलिंग जो रहे अपनी जगह पर रहती है, हम काम करते हैं सरकार के दिशानुसार। अब अगर आप दिशा ही नहीं दीजिएगा तो काम कैसे करेंगे? मगर दिशा देना खाली आवश्यक तो है ही है, दिशा के साथ संसाधन की आवश्यकता। मैं आपको कहूँ आप रोड बना दो, रोड बनाएगा कहाँ से? तो प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा करना पड़ता है, किसको प्राथमिकता देनी है, किस में निजी सेक्टर आ सकता है, सरकार को नहीं करनी चाहिए। और तीसरा, समीक्षा करते रहिए प्रोसेस। अभी आपने कहा यूएन रैंकिंग की ई गवर्नेंस, उससे अच्छा है एक और रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस का मतलब नहीं बड़े कंपनी, बिजनेस का मतलब है जो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर एक फैक्ट्री चला रहा है 4 लोगों के साथ,
वो फैक्ट्री कैसे बना रहा है, बिल्डिंग परमिशन मिल रही है, ज़मीन मिल रही है, बिजली मिल रहा है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अब जीएसटी से हो रहा है, ये सब गिनते हैं वो। हाँ, तो 2 साल पहले तक हमारा रैंकिंग था 130, पिछले साल वो रैंकिंग आया 100 पर 190 देश में। अब इस साल के रैंकिंग में हम 70 पर पहुंच चुके हैं। अब 70 भी अच्छा नहीं है, मैं नहीं कह रहा 70 अच्छा है, मगर हम 140 पर बहुत साल थे, घट बढ़ के 130 तक पहुंच पाए थे। तरक्की पिछले 4-5 सालों में 2 साल में हुई है, हम 70 तक पहुंच चुके हैं। यानी कि कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे हमसे काम करवाना, हम काम करेंगे। अगर आप नहीं दिशा मुझे देंगे तो ये जो धारणा थी पहले हम भारतीयों में कि सरकारी काम है, आराम से होगा, टाइम लगेगा, वो कहीं ना कहीं टंडन साहब खत्म हुई है पिछले 4 सालों में जिस तेजी में, वो हम कह सकते हैं कि इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नहीं, मेरा अभी भी मानना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम ये कहें कि ये 4.5 साल में सब हो गया, उसके लिए भी मेरा ये विश्वास है कि अगर जनता की जो भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ सुविधा पहुँचनी चाहिए, जहाँ जो काम होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो जनता में जागरूकता चाहिए उसकी शिकायत करने की। देखिए, अभी हमारी मानसिकता क्या बनी रही है इतने सालों में कि कुछ नहीं हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर पीटने का, कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन अब जब एक सुनवाई करने का और उसमें रास्ता ढूंढने का एक मैकेनिज़्म बना है, जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी ऐप, कितने ऐप सरकार ने बना दिए हैं कि अगर कहीं आपको शिकायत है तो आप उसमें दर्ज करवाइए। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि नागरिकों में और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि निराश मत होइए। अगर आपसे कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, रिश्वत मांगता है, तो आप उसके खिलाफ खड़े होइए। यहाँ कहीं ना कहीं कमी मुझे अभी हमारे नागरिकों की, हम सब की मानसिकता में लगती है कि कुछ वर्ग अभी भी ये मानता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए जहाँ मान लो सोशल मीडिया सिस्टम नहीं है, वहाँ पर टेलीफोन के पे ऐसी लाइन खुल गई हैं, आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, तो उसमें किसी की भी शिकायत भी कर सकते हैं कि ये काम नहीं हो रहा। जैसे स्वच्छता के मामले में जो जागरूकता हमने देखी, क्योंकि लोग खड़े हुए, जागरूक हुए, स्वयं लोग कह रहे थे कि नहीं, कचरा नहीं फेंकेंगे, तो वहाँ आकर कोई इंस्पेक्टर नहीं खड़ा किया, बल्कि जो म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी शिकायत हुई। तो लोगों की जागरूकता, लोगों की भागीदारी और लोगों का इस सारे अभियान में जुड़ना, जिसको हम सुशासन कह रहे हैं, उसके चलते ही ये सब पूरी सफलता मिलेगी। फिर से भी हमें केवल शासन तंत्र पर निर्भर नहीं रहना और नेताओं पर भी निर्भर नहीं रहना। तो प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस सिर्फ सेंटर का काम नहीं है, इसमें स्टेट्स की कितनी भूमिका रही है। और खासकर पिछले 4 सालों में जब से हम ये सुशासन दिवस देखने लगे हैं कि हर साल लोग मना रहे हैं, राज्यों की कितनी भूमिका रही है इसमें? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहली बार टीम इंडिया की बात कही गई थी। अगर आपको प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण अगर आपको याद होगा सेंट्रल हॉल से, उन्होंने पूरे भारत को एक टीम की तरह सामने रखने की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सेंटर अलग है, स्टेट अलग है। और दूसरा शब्द था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि ये फेडरलिज्म ऐसा नहीं जहां केंद्र और राज्य के बीच में घमासान चलता रहेगा, हम साथ चलेंगे। और उसी के तहत चाहे जीएसटी से लेकर जितने टैक्सेस के, आज तक राज्यों को इतना पैसा नहीं मिला है कभी भी जितना इन पिछले 5 सालों में मिला है। क्योंकि राज्यों को, और जरूरत के हिसाब से, अगर कोई राज्य पिछड़ा है, जिसको पिछड़ा नहीं, पिछड़ा शब्द ही हटा दिया गया है, वो जिले जिनको हम पिछड़ा या बैकवर्ड कहते थे, आज हम उसको कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि वो जिले जो तमन्ना रखते हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको किस तरीके से, जिस तरीके से अगर घर में, परिवार में एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर है तो उसको कितना और हम शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो पूरा लक्ष्य यही रहा कि किस तरीके से मजबूत किया जाए। लेकिन देखिए, राजनीतिक मतभेद तो होते हैं, इससे कोई दो राय नहीं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इससे नुकसान किसी राजनीतिक दल को नहीं होता है, जो आम जनता है उसको होता है। जब आप कहेंगे कि भाई मेरे प्रदेश में सीबीआई नहीं आना चाहिए, अब यानी कि सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन की जो ताकत है, उससे आप एक तरह से डिप्राइव कर रहे हैं वहां के कई घटनाओं में जिसमें सीबीआई जैसे जांच की जरूरत है। आप कह रहे हैं सीबीआई इधर नहीं, ईडी इधर नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र के हित में नहीं है इस तरह का रवैया। और इस पर जो है हमें, जिसे कहते हैं कि संकुचित
राजनीतिक विचारधाराओं से, दलगत राजनीति से उठकर जी हमको एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ सुशासन को देखना होगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, हम एक टीम स्पिरिट के साथ, राज्य और मतभेद अपनी जगह है, राजनीतिक और वैचारिक मतभेद अपनी जगह, बिल्कुल, लेकिन जब जनता के हित की बात आती है तो हमें एक होकर काम करना होगा, वही सुशासन है। बिल्कुल। तो गुड गवर्नेंस की ओर सरकार की ओर से बहुत अहम कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ देश देशांतर में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के शो में इतना ही। आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर भी देख सकते हैं और साथ ही अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।